केमिस्ट्री की दुनिया में ना एक ऐसा नक्शा है जो हर चीज का हर चीज का राज खोलता है। नहीं नहीं, ये कोई स्कूल की दीवार पर टंगा बोरिंग सा चार्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक शानदार जासूसी कहानी है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में दुनिया के सबसे तेज दिमागों को सदियां लग गईं। तो आज हम इसी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बनने की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप 19वीं सदी के एक केमिस्ट हैं। हर रोज कोई ना कोई नया एलिमेंट खोजा जा रहा है। ये एक गोल्ड रश जैसा है, पर सोने की जगह नए नए तत्व मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरी अफरा तफरी को, इस केमिकल केओस को कोई तरतीब कैसे दे। यही यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो उस दौर के हर साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहा था। 19वीं सदी की शुरुआत में ना सब कुछ बड़ा सिंपल सा लगता था। सिर्फ 31 तत्व, मतलब प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक छोटी मैनेजेबल सी टीम। लेकिन फिर जैसे खोज की बाढ़ आ गई। सिर्फ 65 साल के अंदर ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा 63 हो गई। ये एक्साइटिंग तो था, पर केमिस्ट्री की दुनिया मानो जानकारी के एक ऐसे उलझे हुए जाल में फंस गई थी जहां से कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तो अब जरूरत थी एक मास्टर प्लान की, एक ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ मौजूदा एलिमेंट्स को लाइन में ना लगाए, बल्कि उन एलिमेंट्स के बारे में भी बता सके जो अभी तक खोजे भी नहीं गए थे। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो भविष्यवाणी कर सके। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले जासूसों की। कुछ तेज दिमाग वाले केमिस्ट्स जिन्हें इस शोर में भी एक धुन सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कि इस बिखराव में कोई गहरा राज, कोई पैटर्न छिपा है, बस उसे खोजने की देर है। 1829 में जर्मन केमिस्ट योहान डोबेराइनर को पहला सुराग मिला। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व ना 3-3 की टीमों में काम करते हैं। इन्हें उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। और कमाल की बात यह थी कि टीम के बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट और उसकी आदतें पहले और तीसरे एलिमेंट का लगभग एवरेज होती थीं। जैसे लिथियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज का औसत निकालें तो सोडियम मिल जाता है ना कमाल। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। मतलब केस में पहला बड़ा सुराग तो मिल गया था, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स पर काम कर रही थी। ज्यादातर लोगों ने इसे बस एक इत्तेफाक मानकर खारिज कर दिया। जासूसी अभी जारी थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1865 में, जब एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स को एक और पैटर्न दिखा। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से एक लाइन में लगाया और पाया कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह ही बर्ताव कर रहा था, बिल्कुल म्यूजिकल स्केल की तरह। सा रे गा मा, और 8वां सुर वापस पहले पर। उन्होंने इसे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, पर मंजिल वो अभी भी दूर थी। न्यूलैंड्स का म्यूजिक कैल्शियम तक तो एकदम सही चला, लेकिन भारी एलिमेंट्स के आते ही सुर बिगड़ गए। ये तो साफ था कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन उस पैटर्न के पीछे का असली यूनिवर्सल नियम क्या था, ये राज अब भी गहरा था। और फिर सीन में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव सिर्फ ताश के पत्तों को सही ढंग से नहीं लगा रहे थे, वो उन पत्तों की भविष्यवाणी भी कर रहे थे जो अभी गड्डी में आए भी नहीं थे। यही था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। सिंपल शब्दों में कहें तो उनका मानना था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट के साथ एक तय पैटर्न में, एक पीरियड में रिपीट होती हैं। उन्होंने दावा किया कि एटॉमिक वेट ही वो मास्टर की है जो केमिस्ट्री के हर ताले को खोल सकती है। लेकिन मेंडलीव का असली कमाल, उनका जीनियस, वो एलिमेंट्स को सिर्फ अरेंज करने में नहीं था। अरे, उनकी सबसे बड़ी हिम्मत तो थी अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ना। हाँ, ये खाली जगहें उन एलिमेंट्स के लिए थीं जो उस वक्त तक खोजे भी नहीं गए थे। ये उनके सिस्टम पर उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस का सबूत था। और इसका सबसे बड़ा सबूत, मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक खाली जगह छोड़ी और उस अनजान एलिमेंट का नाम रखा एका एल्यूमिनियम। उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं रखा, बल्कि उसकी एटॉमिक वेट, डेंसिटी, हर चीज की भविष्यवाणी कर दी। और फिर कुछ साल बाद जब गैलियम खोजा गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव की भविष्यवाणी से एकदम हूबहू मैच करती थीं। सच में ये वो वाव मोमेंट था जिसने मेंडलीव की टेबल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मेंडलीव ने केस लगभग सॉल्व कर ही दिया था, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। एक ऐसी खोज जो उनकी शानदार टेबल को और भी ज्यादा परफेक्ट, और भी ज्यादा सही बनाने वाली थी। साल 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजले ने एक बड़ी गड़बड़ पकड़ी। उन्होंने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक वेट यानी वजन नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती।
वजन तो थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स की गिनती वो एक एलिमेंट का असली आधार कार्ड है, उसकी सच्ची पहचान है। और बस इसी एक खोज ने मेंडलीव के नियम को अपडेट कर दिया। अब बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक पैटर्न में रिपीट होती हैं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने पहेली के आखिरी टुकड़े को उसके एकदम सही जगह पर फिट कर दिया। तो अब जब हम ये जानते हैं कि टेबल कैसे बनी, सवाल ये उठता है कि ये क्यों ऐसी दिखती है, इसका ये अजीब सा शेप क्यों है। और इस क्यों का जवाब हमें मिलता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में। सोचिए, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रहने की कुछ खास जगहें होती हैं, कुछ खास रास्ते जिन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इन रास्तों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से बसे हुए हैं, इसी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और यही कॉन्फ़िगरेशन तय करता है कि कोई एलिमेंट कैसा बर्ताव करेगा और पीरियोडिक टेबल में उसकी सीट कहाँ होगी। इसी बेसिस पर पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 बड़े बड़े मोहल्लों या कहें ब्लॉक्स में बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक। हर ब्लॉक उस खास इलाके से मेल खाता है जहां एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बनाता है। S ब्लॉक में बहुत एक्टिव मेटल्स रहते हैं, P ब्लॉक में नॉन मेटल्स और नोबल गैसें हैं, D ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स का पुल है और F ब्लॉक जो नीचे अलग से रखा है वो इनर ट्रांजिशन मेटल्स का घर है। यही बंटवारा टेबल को उसका जाना पहचाना नक्शा देता है। जैसा कि महान केमिस्ट ग्लेन टी सीबर्ग, जिन्होंने खुद टेबल में नए एलिमेंट्स जोड़े थे, उन्होंने कहा था, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का सबूत है कि केमिकल एलिमेंट्स यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरे हुए हैं। ये प्रकृति के छिपे हुए कोड, उसके गहरे ऑर्डर का एक शानदार नज़ारा है। इस एक टेबल को बनाने में सदियों की इंसानी जिज्ञासा, हजारों गलतियां और कुछ जीनियस दिमाग लगे हैं। ये कोई मरी हुई चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। तो सवाल बस इतना है कि इसका अगला पन्ना कौन लिखेगा और किस नई खोज के साथ।